एक्चुअली खर्च करना है। तो अब इस बार लॉ में एक क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम को केवल एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पर ही माना जाएगा, मर्केंटाइल बेसिस पर नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर किसी ट्रस्ट ने कोई बिल्डिंग बना ली है और ठेकेदार को पेमेंट करना बाकी रह गया, रॉ मटेरियल का पेमेंट करना बाकी रह गया, साल के एंड में अगर कोई लायबिलिटी रह गई है, तो जितना अमाउंट पेबल रह गया है उतने अमाउंट को एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। केवल जो एक्चुअल अमाउंट स्पेंड किया है उस अमाउंट को ही एप्लीकेशन माना जाएगा, एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अब इस अमेंडमेंट से बड़ी समस्याएं होने वाली है। जो ट्रस्ट कैश बेसिस पर अपने अकाउंट्स रखते हैं उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग रिसीट बेसिस पर ही अपनी इनकम लिखते हैं और पेमेंट बेसिस पर ही अपने खर्चे लिखते हैं, वहां पर तो सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं। पर जो ट्रस्ट मर्केंटाइल बेसिस पर अपने अकाउंट्स रखते हैं उन ट्रस्ट के मेटर्स में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाने वाली, क्योंकि एक तरफ तो उनकी इनकम जो है वो मर्केंटाइल बेसिस पे लिखी जाएगी, दूसरी तरफ वे खर्चे अपने कर भी दें तो भी अगर एक्चुअल पेमेंट नहीं हुआ है, वो लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, तो भी उन्हें डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अकाउंटिंग वर्क खूब बढ़ेगा, मैनेजमेंट वर्क खूब बढ़ेगा, ट्रस्ट को और उनके प्रोफेशनल्स को बार बार ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बार बार कैलकुलेशन करना पड़ेगी कि 85% जो है पूरी तरह से खर्च हो गया है या नहीं हुआ है। अब ये जो अमेंडमेंट हुआ है उससे एक तकलीफ तो हुई है, परंतु एक टैक्स इवेजन का जो एक मोड था कि अगर किसी ट्रस्ट में 85% खर्च नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि चलो लायबिलिटी दिखा देते हैं। तो इस तरह की जो चीजें चलती थी उन पर कंट्रोल लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक अमेंडमेंट और हुआ है सेक्शन 11 में, ये जनरल नेचर का ही है। इसमें उन्होंने कहा है कि एक अमाउंट का 2 बार डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर किसी अमाउंट को एक बार एप्लीकेशन के रूप में क्लेम कर लिया है तो फिर उसी अमाउंट को दोबारा किसी और असेसमेंट ईयर में एप्लीकेशन के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकता। तो ये तो इनकम टैक्स एक्ट में वैसे भी वेल सेटल्ड प्रोविजन है, वेल सेटल्ड पोजीशन है कि एक अमाउंट का डिडक्शन एक ही बार मिलता है, परंतु ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सेफ साइड होने की वजह से, बहुत ज्यादा सेफ साइड कंसीडर करते हुए यह अमेंडमेंट कर दिया गया है कि एक अमाउंट का 2 बार डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब ट्रस्ट के संबंध में ही एक पेनल्टी लाई गई है सेक्शन 271AA में। ये सेक्शन 11 वाले ट्रस्ट हो या सेक्शन 1020 उन सभी पर लागू है। ट्रस्ट के संबंध में हम सभी को मालूम है कि ये वेल सेटल्ड प्रोविजन है कि ट्रस्ट के जो फंड्स हैं, ट्रस्ट की जो इनकम है, वो रिलेटेड पर्संस, यानी कि ट्रस्ट का कोई फाउंडर है, ट्रस्ट का कोई ट्रस्टी है, उनका कोई रिलेटिव है या ट्रस्ट में कोई सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर है, उन पर खर्च नहीं की जा सकती, नहीं डायरेक्टली की जा सकती है और नहीं इनडायरेक्टली की जा सकती। और उन सब लोगों के बारे में जो डेफिनेशन दी हुई है कि कौन कौन रिलेटेड पर्सन है, उन सब के बारे में सेक्शन 33 में लिखा गया है। उसमें डेफिनेशन दी गई है कि कौन कौन इस प्रकार के रिलेटेड पर्सन है या स्पेसिफाइड पर्सन है। तो ये वाले प्रोविजंस तो एक्ट में काफी लंबे समय से। अभी तक अगर किसी इस प्रकार के स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर ट्रस्ट ने कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्च किया है, उनको कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स दिया है, तो उस पर पेनल्टी लगाने के कोई प्रावधान नहीं। अभी तक क्या प्रावधान थे कि इस प्रकार का कोई खर्च किया हुआ है तो ऐसे अमाउंट पर सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन नहीं मिलता था और ऐसे अमाउंट पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स देना पड़ता था। तो इस बार ये नया प्रोविजन आया है कि उस अमाउंट पर पेनल्टी भी लगेगी। और पेनल्टी कैसे लगेगी कि अगर पहली बार वायोलेशन है तो वायोलेटेड अमाउंट का 100%, और अगर पहली बार के बाद का वायोलेशन है, दूसरा तीसरा, तो हर बार वायोलेशन पर वायोलेटेड अमाउंट का 200%। इनकम टैक्स लॉ में एक सेटल्ड प्रोविजन है कि कभी किसी एक अमाउंट पर एक पेनल्टी लग गई है तो भी दोबारा दूसरी पेनल्टी नहीं लगती। ये जो सेक्शन है ये इस बात का एक्सेप्शन। अब इसमें ये कहा गया है कि किसी एक अमाउंट पर कोई पेनल्टी ऑलरेडी लग गई है तो उस पेनल्टी के बावजूद भी सेक्शन 271AA की पेनल्टी लगाई जा सकती है, यानी कि किसी एक अमाउंट पर, किसी एक वायोलेटेड अमाउंट पर 2 पेनल्टियां भी लग सकती है। अब यहां पर
एक जो कठिनाई दिख रही है, एक जो बात सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि एक ही अमाउंट के बारे में कितने सारे इम्प्लीकेशंस। अगर किसी ट्रस्टी के ऊपर कोई अमाउंट खर्च कर दिया तो एक तो सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन वहां से चला गया, दूसरा मैक्सिमम मार्जिनल रेट से वैसे ही टैक्स लग गया, अब उसके बाद एक और पेनल्टी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिन चीजों से गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आ रहे हैं वहां पर इतने सारे इम्प्लीकेशंस एक छोटी छोटी बात के कहीं ना कहीं एक डिफिकल्टी पैदा कर दें। अब ये तो एक छोटी सी बात मैंने बताई, इसके अलावा एक और अमेंडमेंट ट्रस्ट के बारे में हुआ। वो अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 115 बीबीआई नामक एक नई सेक्शन लाई। यह भी सेक्शन 11 के ट्रस्ट सेक्शन 1023 की इंस्टीट्यूशंस पर लागू। अब यहाँ क्या कहा है कि कुछ इनकम्स ऐसी रहेगी ट्रस्ट की जिनको हम 30% से टैक्स करें। किन इनकम को करेंगे? अगर कोई इनकम 15% से ज्यादा एक्यूमुलेट कर दी है और अधिक जो एक्यूमुलेशन हुआ है वो लॉ के किसी प्रोविजन के अंतर्गत नहीं है, यानी कि आपने 15% से ज्यादा एक्यूमुलेट कर दिया है और कहीं सेक्शन 11(1) में एप्लीकेशन नहीं दी, कहीं कोई सेक्शन 11(2) में एप्लीकेशन नहीं दी, या फिर वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट कार्पस फंड नहीं है, तो ऐसा जो अमाउंट है उस पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा। अब यहाँ पर एक बड़ी समस्या क्रिएट हो। अभी आपने देखा होगा कि ट्रस्ट के केस में ग्रास टोटल इनकम अराइज हो जाती है, और वो जो ग्रास टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगता, और वो जो ग्रास टोटल इनकम अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो स्लैब रेट से टैक्स लगता है। अब ये जो ट्रस्ट की इनकम पर स्लैब रेट से टैक्स लगाने का कंसेप्ट है, इस अमेंडमेंट के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाए। अगर ट्रस्ट के केस में ग्रास टोटल इनकम किसी भी तरह से अराइज हो गई तो वह केवल 30% से ही टैक्सेबल हो जाएगी, ऐसा मेरा ओपिनियन। ऐसा मेरे ओपिनियन इसलिए है कि मान लीजिए किसी ट्रस्ट के केस में कोई इनकम 85% खर्च करना है, 15% एक्यूमुलेट करना। मान लीजिए 85% खर्च नहीं हो पाया और 20% एक्यूमुलेट हो गया, तो जो 20% एक्यूमुलेट हो गया इसमें खर्च करने वाले अमाउंट की छूट मिल गई, 15% तक की छूट मिल गई, और जो एक्यूमुलेशन की जो परमिशन है उसके ऊपर का जो अमाउंट है, मान लीजिए सेक्शन 11(2) की उसके बारे में कोई एप्लीकेशन नहीं थी, उसके बारे में सेक्शन 11(1) की कोई एप्लीकेशन नहीं थी, तो ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आ जाएगा ग्रास टोटल इनकम। इसके अलावा ट्रस्ट के केस में ग्रास टोटल इनकम में आने वाला कोई भी अमाउंट मुझे नहीं लगता है कि होगा। नॉर्मल केस में कोई एक्सेप्शनली कभी कोई आ जाए तो बात अलग है। नॉर्मल केस में जितना आप 15% से ऊपर एक्यूमुलेट करोगे और जिसके लिए आप कोई एप्लीकेशन नहीं दोगे वह अमाउंट ग्रास टोटल इनकम में आएगा, और जैसे ही वो ग्रास टोटल इनकम में आया तो पहले स्लैब रेट से टैक्स लगता था, अब 115 बीबीआई में उस अमाउंट पर 30% की रेट से टैक्स लगता है। अब एक आश्चर्य मुझे बड़ा होता है कि ऑलरेडी वायोलेटेड अमाउंट्स के लिए मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स लगाने के प्रावधान थे। अब एक नई सेक्शन जब आई है ये 30% से टैक्स लगाने की, तो वो जो सेक्शन 164 में एमएमआर पे टैक्स लगना है वो सेक्शन भी एग्जिस्टिंग है, और ये जो नई सेक्शन आई है ये भी एग्जिस्टिंग है, यानी कि एक ही अमाउंट पर टैक्स लगाने के लिए अब एक्ट में दो तरह की सेक्शन, और उन दोनों का पर्पस एक ही है। इस चीज को शायद इस सेक्शन को ड्राफ्ट करते समय नहीं देखा गया। अब जिन इनकम्स पे 30% की टैक्स रेट लगनी है ये वाली तो है ही सही, इसके अलावा और भी सेक्शंस हैं कि अगर कोई अमाउंट आपने सेक्शन 13(3) वाले पर्सन्स के बेनिफिट के लिए अप्लाई कर दिया है तो वहां पर भी 30% की रेट से टैक्स लगेगा। अभी हमने देखा कि ऐसे अमाउंट के लिए सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन चला जाएगा, उसके बाद 30% से टैक्स लग जाएगा, एमएमआर से टैक्स लगने के प्रोविजन अलग है ही सही, उसके बाद एक पेनल्टी लग जाएगी, और हो सकता है कि धीरे धीरे इस बात को कहीं ना कहीं ट्रस्ट के जो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना है उसमें भी शामिल कर ली जाए। अभी तो शायद उसमें शामिल नहीं है जो अभी हमने देखा, और हो सकता है कि उसमें भी आगे पीछे शामिल हो जाए जिस तरह के सरकार के अमेंडमेंट चल। यानी कि अब मैं ये समझ रहा हूं कि मोटे मोटे तौर पर, अभी तो नहीं है, अभी तो पार्टली है, किसी केस में है किसी में नहीं है, मोटे मोटे तौर पर किसी भी केस में कोई भी अगर रूल का वायोलेशन हुआ तो 4 तरह के इंप्लीकेशन उस पर आ जाएंगे। पहला इंप्लीकेशन सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन चला जाएगा। दूसरा इंप्लीकेशन 30% की दर से
टैक्स लग जाएगा। तीसरा इम्प्लीकेशन, जो नई पेनल्टी आई है उस तरह की पेनल्टियां और लग जाएगी, अभी नहीं है। और चौथा इम्प्लीकेशन, ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ये भविष्य बता रहा हूँ, जिस तरह से सरकार के अमेंडमेंट बढ़ते जा रहे हैं और छोटी छोटी बातों के इम्प्लीकेशंस बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर किसी व्यक्ति ने छोटा सा अमाउंट एक्यूमुलेट कर लिया और उसकी एप्लीकेशन नहीं की, तो कोई बहुत बड़ा गंभीर अपराध नहीं। ऑलरेडी एक्ट में प्रोविजन है कि वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट हो जाएगा और उस पर वो नॉर्मल रेट से टैक्स दे देगा। परंतु इस तरह के जो प्रोविजंस आ रहे हैं उसमें छोटी छोटी बातें जो सिग्निफिकेंट नहीं है, जिसका कोई बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन नहीं है, वे चीजें जो हैं एसएससी के लिए तकलीफदायक होती जाए। छोटा सा अगर वायोलेशन हो गया, छोटी सी अगर चूक हो गई, तो उनके परिणाम जो हैं चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के केस में काफी गंभीर होने वाले। अब वैसा ही 30% के टैक्स के दायरे में आने वाला एक और अमाउंट है कि अगर आपने सेक्शन 11(1) की कोई एप्लीकेशन दे दी है, सेक्शन 11(2) की कोई एप्लीकेशन दे दी है और वो अमाउंट आप खर्च नहीं कर पाए, तो वह भी 30% के दायरे में आ जाएगा। ऐसी और भी कई सारी इनकम लिखी हुई है जो टेक्निकल या कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में थी और समय की थोड़ी सी कमी थी, तो मैं उन्हें आगे पढ़ नहीं पाया। अभी आगे और भी सेमिनार होने हैं जिनमें हम लोग, जो इस सेमिनार में कुछ चीजें छूट गई है, कुछ टेक्निकल बातें हम जो एकदम समझ नहीं पाए हैं, उन्हें इन द मीन टाइम समझने की कोशिश करेंगे और आगे के सेमिनार्स में कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशनल बंधुओं के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सेक्शन 115 BBI, जिसमें 30% की एक स्पेशल रेट से टैक्स लगना है, उसमें अभी हमने आइटम्स डिस्कस किए। अब इसमें एक और प्रोविजन है कि इस तरह की अगर कोई इनकम है तो उसमें हम किसी भी एक्सपेंसेस का कोई अलाउंस नहीं देंगे, किसी भी प्रकार के लॉस का कोई सेट ऑफ हम उस अमाउंट में नहीं देंगे, यानी कि उस प्रकार की ग्रॉस इनकम को ही पूरे 30% की रेट से टैक्स कर लेंगे। अब ये तो चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित कुछ अमेंडमेंट्स थे। मुझे लगता है कि एक आध अमेंडमेंट और है जो मैं समय की कमी की वजह से चूक गया हूँ। एक बात और मुझे बोलनी है कि ये सब बातें जो मैंने बोली है, ये सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के रेफरेंस में बोली है। सेक्शन 1023 संस्थाओं के बारे में खूब सारे अमेंडमेंट वो मैंने यहाँ कवर नहीं किए। वो मैंने इसलिए कवर नहीं किए हैं क्योंकि उन सारे अमेंडमेंट की एक ही थी। वो थीम क्या है कि सेक्शन 1023C की जो संस्थाएं हैं उनके सारे के सारे प्रोविजंस, उनकी पूरी की पूरी रिजीम ऐसी की ऐसी कर दी जाए जो सेक्शन 11, 12 और 13, यानी कि हम सेक्शन 1023C के अमेंडमेंट्स में एक एक करके भीतर नहीं गए और हमने पूरी थीम समझ ली कि सेक्शन 1023C को अब सेक्शन 11, 12 और 13 के रूप में ही कन्वर्ट कर दिया गया। तो सेक्शन 1023C के अमेंडमेंट को अलग से डिस्कस करने की जरूरत हमें नहीं है। अगर हमने सेक्शन 11, 12 और 13 के प्रोविजंस को डिस्कस कर लिया तो सेक्शन 1023C के अमेंडमेंट अपने आप ही डिस्कस होगा। कोई एक आध बारीक अमेंडमेंट हो, कोई चूका हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब एक जो अमेंडमेंट हुआ है, अच्छा राजेश जी हमारे पास समय तो है ना? राजेश जी हमारे पास समय तो है ना? हाँ सर, बिल्कुल है सर। क्योंकि अमेंडमेंट्स करीब करीब 84 हैं। हमने काफी सारे तो छोड़ दिए हैं जो अभी रोजमर्रा के काम में नहीं आ रहे हैं, उसके बावजूद भी काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं जो कि डिस्कस करने योग्य हैं। तो अब हम बात करते हैं और कैरी ऑन करते हैं सर। हाँ 15-20 मिनट मान लीजिए। 15-20 मिनट है। 15-20 मिनट में हम लोग इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। अब अगला जो अमेंडमेंट है वो सेक्शन 80(D) की छूट के बारे में। ये छूट रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF को मिलती है अगर इस तरह के किसी लोगों ने किसी डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन के लिए कोई LIC वगैरह की कोई स्कीम ली है इन लोगों के मेंटेनेंस के लिए और उसमें वो कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो ऐसे कंट्रीब्यूशन का 75,000 रुपये साल या 1,25,000 रुपये साल तक का डिडक्शन मिलता है। पर ऐसे डिडक्शन के लिए एक कंडीशन है कि जब भी कभी ये जो सब्सक्राइबिंग पर्सन है जब भी कभी इसकी डेथ होगी, उस डेथ के इवेंट में ही लमसम पेमेंट या एन्युटी उस डिसेबल्ड पर्सन को मिलेगी, तभी इस कंट्रीब्यूशन की छूट सेक्शन 80(D) में मिलती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दिया है। इसमें जो आदमी डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन के लिए खर्च कर रहा है उसकी मृत्यु का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो व्यक्ति 60 साल का हो जाता है और स्कीम में पेमेंट करना बंद कर देता है और उस समय लमसम पेमेंट डिपेंडेंट व्यक्ति को मिलता है, उस समय डिसेबल्ड व्यक्ति को कोई पेमेंट मिलता है,
स्कीम में अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो भी सालाना जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस कंट्रीब्यूशन के लिए सेक्शन 80 की रिलैक्सेशन डिडक्शन मिल जाएगा। ये प्रोविजन 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे, यानी कि असेसमेंट ईयर 2023-24 से लागू। अब एक नया टैक्सेशन इस बजट में आया है, सेक्शन 115 BBH, टैक्सेशन ऑन वर्चुअल डिजिटल असेट, यानी कि क्रिप्टो करेंसी। काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि भारत में क्रिप्टो करेंसी काफी पॉपुलर है, उसमें काफी सब्सटेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं। अभी तो यह भी नहीं मालूम है कि क्रिप्टो करेंसी भारत में वैलिड है या नहीं है। अभी बजट में क्रिप्टो करेंसी से जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं, गेन्स हो रहे हैं, उसको टैक्स करने के प्रोविजंस लाए गए हैं। तो कई लोग इनडायरेक्टली ये समझ रहे हैं कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता मिल गई है। कई लोग अपने अलग व्यूज दे रहे हैं, पर खैर हम लोगों को इन व्यूज में कहीं जाना नहीं है, वो हमारे आज के बजट का डिस्कशन नहीं है कि वो वैलिड है या नहीं भारत में। परंतु अभी तक क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी के ट्रांजैक्शन पर जो भी प्रॉफिट होता था उस पर टैक्स नहीं लगता था, वो टैक्सेशन के दायरे से बाहर थी। परंतु अब यह प्रॉफिट भी टैक्सेशन के दायरे में आ गया है। सबसे पहली बात, वर्चुअल डिजिटल असेट के संबंध में जो टैक्स लगेगा वह केवल इनकम पर लगेगा, यानी कि कोई व्यक्ति वीडीए का ट्रांसफर करता है और उस ट्रांसफर के ट्रांजैक्शन पे उससे अगर कोई इनकम होती है तो ही वीडीए के मामले में कोई टैक्स देना। टैक्स की दर 30%। वीडीए के ट्रांसफर पर जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए केवल बेसिक कॉस्ट ही अलाउ होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही अलाउ होगी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अलाउ नहीं होगी, ट्रांसफर करने के किसी प्रकार के खर्चे अलाउ नहीं। अभी हम देखते हैं कि जो कैपिटल गेन की स्कीम है उसमें सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो अलाउ होती ही है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी अलाउ होती है और कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने के खर्चे भी अलाउ होते हैं, परंतु यहाँ पर केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही अलाउ होती है। अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन है, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में कोई डेफिनेशन अभी एक्ट में या बजट में नहीं दी गई। तो मैं जो समझता हूँ कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में बेसिक कॉस्ट तो आ ही जाएगी, और एक्वायर करते समय जो भी खर्चे लग गए, परचेज करने में अगर कोई आपने खर्च किया है, कोई एक्सपेंस किया है, तो मैं समझता हूँ वह भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट ही हो जाएगा। ऐसा मेरा निजी ओपिनियन है। अब जो वीडीए से जो इनकम होगी, उस इनकम में किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, न तो इंट्रा हेड और न ही इंटर हेड। उसी प्रकार से अगर वीडीए के ट्रांजैक्शन से कोई लॉस होता है तो उस लॉस का भी कहीं भी किसी अन्य इनकम से कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा, न तो इंटर हेड और न ही इंट्रा हेड। वीडीए के ट्रांजैक्शन में अगर कोई लॉस होता है तो उसका कहीं कोई कैरी फॉरवर्ड भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वह क्वेश्चन यह है कि वीडीए के एक ट्रांजैक्शन में अगर प्रॉफिट है, दूसरे ट्रांजैक्शन में अगर लॉस है, तो क्या दोनों ट्रांजैक्शन आपस में नेट करके नेट अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा या लॉस को छोड़कर केवल ग्रॉस प्रॉफिट पर टैक्स देना? तो बजट में इस बारे में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, परंतु मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि वीडीए के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके नेट अमाउंट पर ही टैक्स देना है। यानी कि एक वीडीए के ट्रांजैक्शन में अगर प्रॉफिट है 1000 रुपए का, दूसरे वीडीए के ट्रांजैक्शन में अगर 800 रुपए का लॉस है, तो दोनों को नेट करके केवल 200 रुपए पर टैक्स देना है। ऐसी मेरी निजी ओपिनियन, और इस निजी ओपिनियन के पीछे एक बेसिस, अभी जो नए प्रोविजन आए हैं उसमें यह कहा गया है कि वीडीए की इनकम कैलकुलेट करते समय किसी लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। अब जब हम सेट ऑफ के प्रोविजन में जाते हैं तो सेट ऑफ के प्रोविजन दो तरह के, एक इंटर हेड और एक इंट्रा हेड। सोर्स वाइज किसी भी प्रकार के सेट ऑफ की कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए कि बिजनेस इनकम के भीतर अगर किसी प्रकार की सेट ऑफ की बात है, तो क्या सेट ऑफ की बात है कि एक बिजनेस से क्या प्रॉफिट आया है और दूसरे बिजनेस से क्या लॉस आया है, इन दोनों का आप आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ
कि किसी एक हेड के भीतर दो अलग अलग सोर्स से जो इनकम और लॉस आ रहे हैं उनके सेटअप की बात चल। अब हम जहां वीडीए की बात करें तो वीडीए में एक ट्रांजैक्शन प्रॉफिट का और दूसरा ट्रांजैक्शन लॉस का, ये दोनों एक सोर्स है। ये किसी एक हेड के भीतर दो अलग अलग सोर्स नहीं है। सेटअप के प्रोविजन किसी भी सोर्स के नेट रिजल्ट के बाहर आने पर होता है। यानी कि अगर किसी बिजनेस में मान लीजिए कि दो बिजनेस है, बिजनेस एक है, बिजनेस ए में कुछ ट्रांजैक्शन सेल के ऐसे हैं जिसमें प्रॉफिट हुआ है, कुछ ट्रांजैक्शन सेल के ऐसे हैं जिसमें लॉस हुआ है। तो जब उस बिजनेस का नेट रिजल्ट बाहर आएगा तो भीतर भीतर क्या सेटअप हुए हैं उन सेटअप को एक्ट में कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया। वहां केवल यह किया गया है कि बिजनेस ए का जो नेट अमाउंट आएगा और जो बिजनेस बी का जो नेट अमाउंट आएगा उसके भीतर सेटअप होगा या नहीं होगा उसके बारे में चर्चा है। बिजनेस ए के भीतर अलग अलग ट्रांजैक्शंस में क्या प्रॉफिट लॉस हुए उस बारे में अलग से चर्चा करने की कोई बात नहीं। तो मैं यही समझता हूं कि अगर वीडीए के एक ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ है, दूसरे ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है, तो वो किसी भी हेड के अंदर कोई सोर्स है उस सोर्स के भीतर की बात है। यानी कि किसी भी सोर्स का जो नेट रिजल्ट है उस नेट रिजल्ट के बाद ही सेटअप की बात होती है। तो अगर सेटअप डिनाई किया है तो नेट रिजल्ट के बाद डिनाई किया है, तो ये जो नेट रिजल्ट आएगा ये प्लस माइनस होकर ही आएगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो सेटअप अगर डिनाई भी कर दिया है तो इस नेट रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर एक और बात है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई वीडियो मिलता है दूसरे व्यक्ति से और उसके लिए उसने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया है और उस वीडियो की फेयर मार्केट वैल्यू जो है 50,000 रुपये से ऊपर है, तो फिर वो अमाउंट सेक्शन 56 में टैक्सेबल हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को वीडियो मिला है, उसके लिए उसने कंसिडरेशन भी पे किया है, परंतु वो कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू से कम है और वो जो डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू का, वो डिफरेंस 50,000 से ऊपर है, तो फिर वह भी सेक्शन 56 में वह डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। वीडीए की डेफिनेशन भी सरकार ने सेक्शन 247A में दी है, काफी इलेबोरेट है, काफी टेक्निकल है, काफी साइंटिफिक टाइप की है। उसे मेरे ख्याल से यहाँ डिस्कस करना ज्यादा लाभकारी नहीं होगा, इसलिए मैं उस डेफिनेशन को डिस्कस नहीं कर रहा। हम जनरल सेंस में जिसे क्रिप्टो करेंसी समझते हैं, बिटकॉइन समझते हैं, जनरल सेंस में वे सभी आइटम इसमें कवर हो जाएगी। तो ये जो टैक्सेबिलिटी या जो टैक्सेशन की स्कीम है ये 1 अप्रैल 2023 से यानी कि असेसमेंट ईयर 2023-24 से लागू हो जाएगी। अब क्रिप्टो करेंसी की इनकम तो टैक्सेबल है ही सही, उसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ टीडीएस भी कर दिया। इसके लिए एक नई सेक्शन 194S कानून में लाई गई है। अगर कोई व्यक्ति वीडीए के ट्रांसफर के लिए कंसिडरेशन पे कर रहा है तो फिर उसे उस सेल कंसिडरेशन का, ट्रांसफर कंसिडरेशन का 1% टीडीएस के रूप में काटना है। अगर पेई जो है रेसिडेंट है, सेलर जो है रिसिपिएंट जो है मतलब रेसिडेंट है, पेई अगर रेसिडेंट है तो पेई से टीडीएस काटना है। अगर वो रेसिडेंट नहीं है तो इस सेक्शन में टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। टीडीएस के जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं दूसरे भी, कि टीडीएस कब काटना है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एक्चुअल पेमेंट और क्रेडिटेड टू सस्पेंस और अदर अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर, तो वो यहाँ पर भी लागू है। यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वीडीए के ट्रांसफर के लिए जो कंसिडरेशन आया है वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं हो, काइंड में भी हो, या एक वीडीए के बदले में कोई दूसरा वीडीए मिल गया, तो फिर ऐसे केसेस में अगर टीडीएस के लिए कोई अमाउंट अवेलेबल नहीं हो या जो अमाउंट अवेलेबल है वो टीडीएस के लिए सफिशिएंट नहीं हो, तो फिर पेयर को, बायर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो अमाउंट का जो रिसिपिएंट है वो वीडीए की रिलीज के पहले ही टैक्स पे कर दे और उसका जो एविडेंस है, तो इंश्योर करना है कि टैक्स का पेमेंट वीडीए की रिलीज के पहले हो गया। अब इस केस में डिडक्टर को 10 नंबर नहीं लेना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई नॉन फाइलर है उसको कोई पेमेंट करना है तो उस पर भी हायर रेट से टीडीएस नहीं करना है। इस सेक्शन में जो 1% की दर है उस दर से ही टीडीएस करना है। यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है और वो थ्रेशोल्ड लिमिट
इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में इस प्रकार से है कि अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ के पास कोई बिजनेस इनकम नहीं है और वो इस तरह के वीडीए के ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उसके लिए 50,000 रुपए तक टीडीएस के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है। 50,000 रुपए तक किसी एक व्यक्ति को अगर वो पेमेंट करता है तो उसे टीडीएस नहीं काटना है। उसके ऊपर अगर पेमेंट करता है तो फिर टीडीएस काटना है। इसी प्रकार से कोई एचयूएफ और इंडिविजुअल है जिसके पास बिजनेस इनकम तो है, परंतु उनका बिजनेस टर्नओवर पिछले साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं था, या प्रोफेशनल इनकम में ग्रास से सिर्फ 50 लाख से ज्यादा नहीं थी, तो उसमें अमाउंट कम है। अब अदर पर्सन्स की बात करें तो अदर पर्सन्स की केस में थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 10,000 रुपए की दी हुई है। और एक बात और कही गई है कि अगर सेक्शन 194 में कोई टीडीएस कर लिया है तो किसी दूसरे सेक्शन में किसी भी प्रकार का टीडीएस या टीसीएस करने की आवश्यकता नहीं। ये प्रोविजंस भी 1 जुलाई 2022 से लागू हो। कुछ अमेंडमेंट्स सेक्शन 144 में किए हैं जो कि फेसलेस असेसमेंट की स्कीम है। पहले से एक्ट में फेसलेस असेसमेंट की स्कीम है, परंतु उसमें कई तरह की दिक्कत आ रही है, इसलिए अब 1 अप्रैल 2022 से नई फेसलेस असेसमेंट की स्कीम आएगी। स्कीम बहुत इलेबोरेटेड है और शायद मुझे लगता है कि उन पे अलग से सेमिनार करना आवश्यक है। राजेश जी, राजेश जी, हेलो, राजेश जी, कुछ और समय अपन ले सकते हैं। हाँ 5-7 मिनट का मैं समझता हूँ कि समय और ले लेते हैं। जी जी, तो जरूर जरूर थोड़ा सा कुछ और लेंगे हम लोग। प्रोविजंस इसमें कवर हो जाएंगे। Yes, sir. तो एक अगला जो अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 158AA में। तो 158AA जो है वो लिटिगेशन को कम करने के लिए है। मतलब कि ऐसा समझे कि लिटिगेशन के मैनेजमेंट के लिए है, रिपीटेटिव अपील्स वगैरह जो हैं उनको रोकने के लिए है। कई बार हम देखते हैं कि एक ही इशू है, उस इशू के ऊपर अलग अलग एसएससीज के केस में चाहे पॉइंट एक ही हो, अलग अलग एसएससीज के केस में फ्रीक्वेंट अपीलें फाइल हो जाती है, या एक ही एसएससी के केस में अलग अलग असेसमेंट ईयर है, सेम इशू आइडेंटिकल इशू है तो भी अपीलें फाइल हो जाती है। तो इस तरह से जुडिशरी का भी काम बढ़ता है, डिपार्टमेंट का भी काम बढ़ता है, एसएससी का भी काम बढ़ता है। तो 158AA पुराने सालों में सेक्शन लाई गई थी जिसमें ये कहा गया था कि अपील्स जो हैं अगर आइडेंटिकल क्वेश्चन जो है पेंडिंग है किसी कोर्ट के पास, तो वो जो अपीलें हैं उनको डेफर कर दिया जाए, यानी कि रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के पास केवल एक एप्लीकेशन दे दी जाए कि हम लोग अभी अन्य केसेस में अपील फाइल नहीं कर रहे हैं, बाद में जब भी कभी फाइनल डिसीजन किसी एक केस में आएगा तो उस केस के हिसाब से हम अपील फाइल कर देंगे। तो ये जो एप्लीकेशन दे देते थे, तो इस एप्लीकेशन से ये फायदा होता था कि बाद में भी जब टाइम लिमिट निकल जाती थी तो अन्य केसेस में अगर अपील की आवश्यकता होती थी तो अपीलें हो सकती थी। तो ये मेजर्स जो लाए गए हैं वो रिपीटेटिव अपील को अवॉइड करने के लिए लाए गए। तो अब इस सेक्शन 158AA को खत्म कर दिया गया है और एक नई सेक्शन 158A भी लाई गई। ये 158AA को खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि सरकार रिपीटेटिव अपील को अवॉइड नहीं करना चाहती है। नई सेक्शन लाने का तात्पर्य यह है कि नई सेक्शन में रिपीटेटिव अपील को रोकने के लिए और भी ज्यादा प्रोविजंस लाए गए हैं, यानी कि रिपीटेटिव अपील को रोकने के प्रोविजंस जो थे उनके स्कोप को बढ़ा दिया गया है। अब 158AB लाने से क्या फायदा हुआ है कि पहले अपीलों को केवल तभी डेफर किया जाता था जबकि क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट के सामने था। अब इसका दायरा बढ़ा दिया है। अब रिपीटेटिव अपील उन केसेस में भी रोक दी जाएगी जिन केसेस में क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट के अलावा जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट में अगर पड़ा, यानी कि पहले सुप्रीम कोर्ट के मामले में ही अपील रोकी जाती थी, अब सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट में अगर कोई केस पड़ा है तो उस मामले में भी अपील रोकी जा सकती है। पहले केवल आईटीएटी के सामने अपील फाइलें की जानी थी, उन्हें ही डेफर किया जाता था, परंतु अब नए प्रोविजन में हाई कोर्ट के सामने अगर कोई रिपीटेटिव अपील फाइल करनी है तो उसे भी रोका जा सकता है। अब इसमें एक प्रोविजन और आया है कि ये किसी अपील को रोकना है या नहीं रोकना है, इसका डिसीजन कोई एक अधिकारी नहीं लेगा बल्कि कॉलेजियम लेगा, और वो कॉलेजियम चीफ कमिश्नर्स का भी हो सकता है, प्रिंसिपल कमिश्नर्स का भी हो सकता है, सीआईटी का भी हो सकता है। तो इस प्रोविजन का ये फायदा है कि रिपीटेटिव अपील्स जो है वे टलेगी, और जैसा कि मैंने बताया कि सभी का काम खत्म होगा और बेटर लिटिगेशन मैनेजमेंट होगा। यानी कि एक तरफ से जब प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट कम होगी
तो एसएससी भी अपने लिटिगेशन का मैनेजमेंट प्रॉपरली कर पाएगा, डिपार्टमेंट भी लिटिगेशन का मैनेजमेंट प्रॉपर कर पाएगा। ये जो प्रोविजंस हैं 1 अप्रैल 2022 से लागू। एक अमेंडमेंट सेक्शन 201 और सेक्शन 206 सी में हुआ है। जब भी कभी टीडीएस और टीसीएस की जो डिफॉल्ट होती है तो एसएससी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें मेमोरेंडम में ये बताया गया है कि कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि इस इंटरेस्ट लायबिलिटी के बारे में या उसके अमाउंट की कैलकुलेशन के बारे में कई एसएससी जो है डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। तब उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है कि जो भी इंटरेस्ट पे करना है वो एओ के ऑर्डर के अनुसार ही पे करना पड़ेगा। ये जो डिस्प्यूट्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो डिस्प्यूट्स इस आधार पर अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये अमेंडमेंट भी 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। अब एक्ट में एक सेक्शन है 272A। ये सेक्शन आमतौर पर सामने आती नहीं है और आमतौर पर लोगों द्वारा देखी जाती नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन में प्रोविजंस तो बहुत सारे हैं पर कभी भी इन प्रोविजंस को केसेस में अमल में नहीं लाया गया। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑफेंस बताए गए हैं जिनके लिए 100 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी, और ऑफेंस कैसे हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं। टीडीएस सर्टिफिकेट अगर वो समय पे इशू नहीं किए गए तो 100 रुपए रोज की पेनल्टी लग सकती है। अब चूंकि 26AS है, AIS है, TIS है, तो इन सबको देखते हुए ना तो कोई हमारे यहाँ टीडीएस सर्टिफिकेट मांगने आता है और नहीं हम कभी किसी को टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं, परंतु इन सब चीजों के लिए 100 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी है। ऐसी बहुत सारी चीजें डिपार्टमेंट को छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देना पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई बिजनेस बंद कर दिया तो उसे डिपार्टमेंट को जाके सूचना देना पड़ती है सेक्शन 176। अगर वो सूचना नहीं दी है तो फिर 100 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी उस पर लेविएबल है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऑफेंसेस। अब इन ऑफेंसेस के लिए जो 100 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी थी उसे बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दी गई और ये पेनल्टी सेक्शन 272A में है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा पिछले कुछ वर्षों में पेनल्टी की स्कीम में काफी चेंज हो गई है। पहले पेनल्टियां अलग थी, अब पेनल्टियां अलग हो गई। तो पहले जब पेनल्टी की सेक्शंस थी उन सभी सेक्शंस में पेनल्टी एओ भी इनिशिएट कर सकता था और सीआईटी अपील भी इनिशिएट कर सकता था, परंतु बाद में जो सेक्शंस ड्राफ्ट होके आई नई रिजिम में उसमें काफी सारी सेक्शंस ऐसी हैं जिसमें सीआईटी अपील को कोई भी पावर पेनल्टी इनिशिएट करने की नहीं है। तो अब ये जो बजट है इसमें अमेंडमेंट करके 271AA सर्च रिलेटेड पेनल्टी, 271AA पेनल्टी रिलेटेड टू एडिशन अंडर सेक्शन 68, सेक्शन 271AA पेनल्टी फॉर फॉल्स एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसी कई सारी पेनल्टियां हैं जिनमें सीआईटी अपील को भी अब पावर दे दी गई है कि वो पेनल्टी इनिशिएट कर सकते हैं। अब एक अमेंडमेंट सेक्शन 263 में हुआ है। सेक्शन 263 में कमिश्नर को ये पावर है कि लोअर अथॉरिटीज के जो ऑर्डर्स हैं वो उन्हें रिवाइज कर सके, पर रिवाइज जो भी करना है वो रेवेन्यू के बेनिफिट के लिए करना। तो अभी तक इसमें इनकम टैक्स के जनरल मैटर्स ही शामिल थे, ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑर्डर्स इसमें कवर्ड नहीं थे। तो अब अमेंडमेंट करके ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑर्डर्स को भी इसमें कवर कर लिया है, यानी कि अब कमिश्नर जो है ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑर्डर्स के मामले इसमें भी रिवीजन शुरू कर पाए। एक ऐसी सेक्शन 79A इंट्रोड्यूस की हुई है। इसमें यह बताया गया है कि जो सेक्शन 132 में जो सर्च होती है, 133A में जो सर्वे होता है, सेक्शन 32A में जो रिक्विजिशन होता है, उसमें जो अनडिस्क्लोज इनकम डिटेक्ट होती है, तो अभी तक एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं थे कि ऐसा कहा जा सके कि अनडिस्क्लोज इनकम में किसी अदर लॉस का या कैरी फॉरवर्ड लॉस का या अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का सेटअप नहीं होगा। तो इसको स्पष्ट करने के लिए ये सेक्शन 79A इंट्रोड्यूस कर लिया है। इस पर अनडिस्क्लोज इनकम की परिभाषा भी दे दी गई है और यह भी बता दिया गया है कि इस प्रकार की जो अनडिस्क्लोज इनकम डिटेक्ट होगी सर्वे सर्च सीजर में, तो उसके अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का कोई लॉस, कोई भी कैरिड फॉरवर्ड लॉस या कोई भी अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेटअप नहीं होगा। तो ये जो बजट के मोटे मोटे प्रोविजंस थे जो मैं पढ़ पाया, मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए। कुछ प्रोविजंस मुझे लगता है छूट गए हैं, तो आगे कभी भी जो प्रोग्राम्स होंगे उनमें मैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा, परंतु फिर भी मुझे लगता है कि जो मटेरियल प्रोविजंस थे उसमें से मैक्सिमम प्रोविजंस को हमने यहाँ पर सब्सटेंशियली और इलेबोरेटली डिस्कस कर लिया है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी ध्यान से सुना, मुझे इतना समय दिया, मुझे इतना मान दिया।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी। थैंक यू वेरी मच सर जी फॉर नाइस डेलिब्रेशन। जी और आपके इस वेबिनार को सुनने के बाद डेफिनेटली बहुत सी जो अमेंडमेंट्स जो आए हैं उससे हमारे प्रोफेशनल्स कैरियर में और प्रोफेशनल लाइफ में जो हमें काफी हेल्प होगा डिसीजन लेने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं। शरद जी कुछ क्यूरीज जो हैं ऑलरेडी उसमें पोस्ट की जी कुछ नहीं है। जी 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 चैट बॉक्स में डाला है शरद जी। एक मिनट में कोशिश करता हूँ देखने की। मीनवाइल फ्रेंड्स यदि किसी की कुछ क्यूरी है तो आप अनम्यूट करके आप चीजों को हम हमारे बीच में शरद जी अवेलेबल हैं, हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर डायरेक्टली ही क्वेरी पूछ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जो भी हैंड रेज करें उनका माइक आप थोड़ा सा अनम्यूट कर दीजिए। जी ये हमारी जूम की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी राजेश जी? हाँ सर, हाँ सर। जी शरद जी जी ये सेक्शन जी महाराज जी। 14A सेक्शन 14A जो आया है उसमें जी अमेंडमेंट, जी तो जी जी अभी तक तो मेनली हम लोग डिविडेंड इनकम पर ही ज्यादा देखा करते थे कि डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट है और उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके हाँ अगेंस्ट हाँ एक्सपेंडिचर और उसका डिसअलाउंस। अब एग्जम्प्ट इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम ये भी एग्जम्प्ट इनकम जी है, जी 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 और शेयर इनकम जो प्रॉफिट में शेयर आ रहा है पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से वो भी एग्जम्प्ट इनकम है। तो क्या ये सेक्शन 14A का ध्यान हम लोगों को जहां पर एग्रीकल्चरल इनकम है और जहां पर जी पार्टनर्स जी जी के हैंड्स में शेयर इनकम आ रही है वहां पर भी रखना होगा? पारस भैया इसमें मैं समझता हूँ कि हम्म, जो भी डिसअलाउंस की बात चल रही है वह हाँ जी। बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी खर्चे डेबिट किए हैं उसी के हम्म, आधार पर जनरेट होती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई एग्रीकल्चर इनकम अराइज हुई है तो वह हाँ जी। एग्रीकल्चर इनकम जो है उसके खर्चे और बिजनेस के खर्चे कहीं भी कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे हुए नहीं है, ये बिल्कुल ठीक सेपरेट अफेयर है। तो हमने देखा है कि जनरली एसएससी जो एग्रीकल्चर इनकम है उसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करता है। तो एग्रीकल्चर इनकम के मामले में मैं समझता हूँ कि इस तरह की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरी बात जो है पार्टनरशिप फर्म से जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो भी डायरेक्टली एसएससी को कहीं ना कहीं कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट करना होता है। उससे संबंधित जो खर्चे हैं वे खर्चे कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं होते। तो ये जो डिसअलाउंस की बात है उसका जो बेसिक रीजन ये है कि आपके जो खर्चे हैं एग्जेम्प्ट और नॉन एग्जेम्प्ट इनकम के वे कहीं ना कहीं मिक्स है और वे सेपरेबल नहीं है। इसलिए सेक्शन 14A और रूल 8D वहां पर पिक्चर में आता है। जहां पर सब कुछ चीजें अलग है वहां पर इस तरह की चीजें मैं समझता हूँ जहाँ अकाउंट्स बिल्कुल ही अलग है, जहाँ हर चीज बिल्कुल ही सेपरेट है, वहां पर सेक्शन 14A लागू होने की संभावना लॉजिकली नहीं आती। अब जैसे कुछ केसेस में डिसीजन आए हुए हैं कि जहां पर फर्म में पार्टनर अपना इंटरेस्ट सेव करने के लिए या अपना इंटरेस्ट को बराबर से मॉनिटर करने के लिए स्टाफ भी रख लेता है, वो कार भी जी जी खरीदता है और जी उसका डिप्रिसिएशन भी उस पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से क्लेम कर लेता है, मतलब जी इंटरेस्ट जी और रेमुनरेशन में से वो खर्चे क्लेम कर लेता है। जी जी तो जी क्या वहां पर भी ये आएगा, या जो उसने कैपिटल लगाई हुई है फर्म में जी 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 और उस फर्म पे उसको इंटरेस्ट फर्म से मिल रहा है उस कैपिटल पे, जी 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 रेमुनरेशन भी मिल रहा है, परंतु जो उसे शेयर इन प्रॉफिट मिल रहा है, या किसी फर्म जी में ऐसा है कि जहां पर वो इंटरेस्ट और रेमुनरेशन नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जी जी शेयर जी इन प्रॉफिट आ रहा है, पर उसने वहां कैपिटल अपनी लगा कर रखी हुई है, तो क्या इन सब में भी डिसअलाउंस बन सकता है? हाँ, मेरा ऐसा सोचना है कि जहां पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जेम्प्ट इनकम और नॉन एग्जेम्प्ट इनकम का कॉमन है, जहां पर भी कॉमन बुक्स ऑफ अकाउंट है वहीं पर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होगी। हर उस केस में जहां पर कॉमन बुक्स ऑफ अकाउंट है एग्जेम्प्ट और नॉन एग्जेम्प्ट इनकम के लिए ये परिस्थितियां उत्पन्न होगी।
और सेक्शन 14A के डिसअलाउंस की बात वहां पर सामने आ सकती है। विजय गोयल, रायपुर से ही। जी जी ये सर। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी की लॉन्च करने की आवश्यकता क्यों महसूस कर रही है, जबकि ये देश में 24/7 आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस ये सारी सुविधा उपलब्ध है, तो इससे देश को क्या फायदा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था को? देखिए ऐसा है कि फायदा और नुकसान, कई बार चीजें फायदे और नुकसान से नहीं देखी जाती, चीजें इस एंगल से देखी जाती है कि दुनिया किस तरह से चल रही है, देश की जनता किस तरह से चल रही है। अभी क्या स्थिति बन रही है कि भारत सरकार की तरफ से कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, देश में कोई भी रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी नहीं है, परंतु देश की जो जनता है वह डिजिटल करेंसी को अनऑथराइज्ड मैनर में कहीं से ना कहीं से अप्रोच कर रही है। तो इन चीजों को फायदा या नुकसान देखे बगैर भी रेगुलराइज करना देश की इकोनॉमी के लिए, देश की जनता के लिए आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कारण इस चीज के पीछे है। सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता होगा कि इससे कहीं डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और फायदे क्या होना है और नुकसान क्या होना है, भविष्य में ये सब चीजें सामने वैसे धीरे धीरे आ भी जाएगी। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि क्रिप्टो करेंसी को 30% टैक्स करने से ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती है कि जो पैसा हमारे इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा था वो विदेशों में इन्वेस्ट होने लगे, इसमें आपकी क्या, अपनी पर्सनल व्यू क्या बन रही? हो भी सकता है, ओके, हो भी सकता है। फ्रेंड्स, और कोई क्वेश्चन यदि है तो? चैट बॉक्स में रंगनाथन जी का एक क्वेश्चन है 139(8)A से रिलेटेड, तो रंगनाथन जी अगर उपलब्ध हैं तो वो अपना क्वेश्चन कर लें। पारस भाई अदरवाइज आप डिस्कस कर लीजिए ना, 139 में जो अपडेटेड रिटर्न वाली क्वेरी है। हाँ, अपडेटेड वाली क्वेरी है उनकी। जी जी जी। तो उसमें उन्होंने जो लिखा है, मैं एक बार पढ़ता हूँ। जी जी। Section 139(8)A updated return to be filed within 24 months. Also, scope of Section 148 got widely enlarged. How assessee can file updated return for assessment year 17-18 before 31st March 2020? If he wants to avoid reopening of Section 148, Act does not restrict any AY. It just says a relevant assessment year as per Section 2. AY is defined as year starting फ्रॉम 1st of April. तो अभी इसमें तो पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि असेसमेंट ईयर जी जी। असेसमेंट ईयर 17-18 की तो एप्लीकेबल ही नहीं है ये प्रोविजन, क्योंकि आएंगे ही 1 अप्रैल 2022 से। जी जी जी। 20